नमस्कार। आज कुछ सवाल जो है वो लोगों के बीच से आए हुए हैं जो कि जिस पर मैं कुछ जवाब देना चाहूँगा। पहला सवाल लोगों का ये है कि जो मेरी दुकान है उसका नाम है क्या, इसको ख़ास क्या बनाता है। तो चलिए आइए दिखाते हैं दुकान का मेरा नाम है क्या और इसको ख़ास क्या बनाता है। आइए भाई साहब। मेरे दुकान का नाम गुरु कृपा है और इसमें 4 स्वास्तिक बने हुए हैं। आज उससे भी ज़्यादा इसको कुछ खास बनाता है तो इसके ऊपर भखरा सिंदूर से लिखा हुआ राम बनाता है। और मेरा दुकान जिस नाम से रजिस्टर्ड है वो आरसीएस इंटरप्राइजेज है। आइए। अब एक सवाल लोगों के बीच से था, मैंने जैसा कि पहले ही इनकाउंटर पे कुछ तथ्यों को रखा है और कि आरा इनकाउंटर के बारे में आप क्या कहते हैं। तो आरा इनकाउंटर जो है तो कोर्ट किसी भी इनकाउंटर को कभी जस्टिफाई नहीं करता है, तो इस इनकाउंटर को मैं इनकाउंटर की श्रेणी में रखता भी नहीं। सवाल नंबर दूसरा, उस पूरे इनकाउंटर में उस दिन पुलिस की ड्रेस कोड क्या थी, उसमें से कितने ही सिपाही जो थे या फिर जो अधिकारी थे वो अपने पूरी वर्दी में थे। 2 सवाल। सवाल नंबर तीसरा कि अगर भरत तिवारी के हाथ में जो हथियार था वो अवैध था, तो अवैध हथियार तो ज़रा इधर कीजिएगा ना, खेतों में धान गेहूं की तरह नहीं उगते ना। अब मेरी तो घुमाइए, धान गेहूं की तरह उगते नहीं, तो वो असलहा अवैध असलहा उसके पास पहुंचा कैसे। आज जिस जगह पे वो निर्माण हुआ, आज जिस जगह पे वो पहुंच गया निर्माण होने के बाद, उसके बीच में कितने थाने और कितने ज़िले पड़ते हैं। आप जब निर्माण होने के बाद जिस व्यक्ति तक पहुंचा वो असलहा, जिसका नाम भरत तिवारी है, तो प्रशासन ये बताया कि उस बीच में उस जिले के कप्तान और राज्य के सर्वोच्च पुलिस बल, ठीक है, सुरक्षा जांच एजेंसी जिसको बोलेंगे, सर्वोच्च सुरक्षा जांच एजेंसी क्या कर रही थी। और उस तक पहुंचने में क्या आप अपराधी की श्रेणी में नहीं आते। आपके ड्रेस कोड में जो निहित होना चाहिए उस दिन हैट, आपका जो क्या बोलते हैं रिबन जो होता है जिस पे स्टार लगे होते हैं, उतनी मुझे खास जानकारी नहीं है। यहाँ आपका नेम प्लेट होना चाहिए, पूरा वर्दी होना चाहिए, और सबसे मज़े की बात की ग्लाव कितनों के पास थी। आज जब एनकाउंटर भारत की जो न्यायपालिका है उसके न्याय विधान में जो दंड संहिता में जो दंड निहित है, क्या कहीं भी लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को उस बात के लिए अपराधी घोषित कर दी जाए या फिर किया जाए कि अवैध असलाह किसी और राज्य में या फिर और ज़िले में बनने के बाद उसके हाथ में चला आता है और उस हथियार को वो उठा के आपके सामने तमंचा रखता है, तो वो उतना ही बड़ा दोस्त नहीं है जितना बड़ा वहाँ से उसके हाथ में पहुँचना है। इसकी जिम्मेदारी कौन तय करता है। और जब आपका ड्रेस कोड उस दिन था ही नहीं, जितने भी सैनिक सिपाही गए थे उनका ड्रेस कोड क्या था, ड्रेस कोड जब सेम था ही नहीं, तो ये इनकाउंटर जायज़ कैसे। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, बंद करो, ओके करो, क्लोज करो, ठीक है। दूसरा क्या चलो तक रुकल था चला था। हाँ, अब यहाँ पर ड्रेस कोड से आते हैं तमंचे के ऊपर कि आप जब ड्यूटी पीरियड में होते हैं तो आपको आपका तमंचा लेने का टाइम, मतलब हथियार लेने का टाइम, जब आप ड्यूटी पीरियड से ऑफ होते हैं तो जमा करने का टाइम, उसमें जो गोलियां ली जाती हैं या फिर दी जाती हैं उसके रिकॉर्ड कितने मेंटेन हैं।
रही बात कि ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आप पूछ क्यों रहे हैं, तो मैं आपको ना 40 ऐसे केस दिखाऊंगा जिसमें एक हथियार पुलिस बल द्वारा जब्त की जाती है और ठीक 1 या 1.5 साल बाद उसी हथियार से, जो कि प्रशासन जब्त की है, उसी हथियार से फिर किसी और के साथ कोई वारदात हो जाती है। और इसका रिकॉर्ड मैं समय आने पे दे दूंगा, ये महज सवाल नहीं है। तो ये बताइए कि जो पुलिस उस तमंचे को जब्त की थी वो सही थी या फिर वो पुलिस सही थी जिसने दोबारा इस तमंचे को जहाँ एविडेंस रखे जाते हैं वहाँ से गायब होने के बाद पहुँची वो सही थी, और जिसने पहुँचाया वो पुलिस गलत थी। तो ये सवाल का जवाब हो सकता है कि हम या आप कोई ना दे पाए। प्रशासन ये भी बोल ले कि नहीं सही थी, हम सही थे, तो सही आप थे। तो इससे पहले जो कभी कप्तान महोदय, जिला कप्तान महोदय निकले हैं पुलिस बल के, तो वो ये देखते हुए जाएं कि कितनों की वर्दिया मतलब ड्यूटी के टाइम पूरी होती है। हैट, ग्लव, ड्रेस, बेल्ट, शूज और उस दिन का ड्रेस कोड। और सबसे मज़े की चीज़ कि कितनों पे तो उनको नेम प्लेट तक नहीं मिलेगा। आप अंडर कवर हैं या फिर ड्यूटी किसकी कर रहे हैं। तो चलिए इस सवाल को यहाँ रहने देते हैं। अगले सवाल में जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे इसके ऊपर चर्चा होगी कि जब कोर्ट के डंडा विधान में जब तक जस्टिफाई नहीं हो जाए किसी व्यक्ति का अपराध, उसको अपराधी मान के गोली नहीं मारा जा सकता। तो ये आप तय करने वाले कौन हैं? अब भारत का एक आम नागरिक के बीच से उठ के पुलिस बल में या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही बोलते हैं ना जी, यूपीएससी को शायद, हाँ, पहुंचता है, तो वो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कहलाने के अलावा डिक्टेटर टाइप की माइंडसेट कहाँ से करता है। दूसरी बात कि उसके तनख्वाह जितनी उसे मिलती है, जितना उसको तनख्वाह दिया जाता है, ज्वाइनिंग के डेट में उसके परिवार की संपत्ति क्या होती है और जिस वक्त वो रिटायर होता है उस समय उसके परिवार की संपत्ति कैसे क्या हो जाती है, इसका जांच से शायद हो सके तो आरटीआई के थ्रू मांगने की कोशिश की जाए। तो ये समझ में आए कि जो प्रशासन है कभी इस चीज़ को समझे कि जो हम पैसा लेते हैं या फिर कुछ सेवा पानी कराइए वाले शब्द जो हैं, इस तरह के शब्द होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के शब्द का आप प्रयोग करते हैं तो क्या आप न्याय को प्रभावित करते हैं या नहीं। इस एनकाउंटर पे कभी कोई जननेता या फिर जनप्रतिनिधि अर्बन नक्सली शब्द इस्तेमाल करता है तो मुझे ज़रा बताएं कि कहाँ गलत करता है, क्यों कर बैठता है। चलिए, नमस्कार।